हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहा मुश्किल से अपनी साड़ी संभाल कर खड़ी होती है और बेड के पास जाकर धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है और एक पिलो को अपने सर के ऊपर रखती है और एक पिलो से अपना चेहरा छुपा लेती है। सिसकते सिसकते कब राहा की आँख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। राहा गहरी नींद में चली जाती है। आधी रात को रूम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ वॉच की आवाज़ आ रही थी और राहा के सांस लेने की आवाज़। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आता है और मोबाइल टॉर्च जलाकर राहा के सोते हुए मासूम से चेहरे को एकटक निहारने लगता है। कुछ देर बाद राहा के चेहरे को निहारने के बाद उसके नज़दीक झुककर ब्लैंकेट को उसके बदन से अलग करके दूर फेंक देता है। राहा इस वक्त पीठ के बल सो रही थी और सोने की वजह से उसकी साड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। उसका पल्लू बेड पर फैला हुआ था। उसके पेट से साड़ी ऊपर सरक गई थी और एक पिलो को अपने पेट पर रखे राहा आराम से सो रही थी। वो आदमी उस पिलो को राहा के हाथ से छुड़ाकर दूर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो आदमी राहा के माथे पर किस करके उसकी बंद हुई पलकों को चूम लेता है और उसके चब्बी चिक्स को अपने मुंह में शक करने लगता है। उस आदमी की नज़र राहा के सॉफ्ट रसीले होठों पर जाती है। वह राहा के चेहरे का पाउडर बनाकर उसके होठों को अपने मुंह में लिए उसे किस करने लगता है। राहा के होठों को वो किसी जूस की तरह पी रहा था। फिर उसके गर्दन पर एक किस करके उसके ऊपर से उठ जाता है और राहा के बगल में लेटकर उसके पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और उसके पेट को अपने हाथों से सहलाने लगता है। वो आदमी उसके पेट पर हाथ फिराते हुए उसके बॉसम्स पर ले जाने लगता है एक हाथ और एक एक कर उसके ब्लाउज़ के बटन खोल देता है। राहा को उसके ब्लाउज़ से भी आज़ाद कर देता है। थोड़ी देर बाद राहा ठंड से सिहरने लगती है। राहा कसमसाकर आंखें खोलती है तो उसके सामने अंधेरा छाया हुआ था। राहा अंधेरा देखकर थोड़ा डर जाती है। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। राहा महसूस करती है कि उसकी अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है और ना ही उसकी ब्लाउज, ना ही इनर, ना साड़ी। राहा की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो जाती है। राहा जैसे ही कसमसाकर उठने वाली थी उसके सामने सांसें थम जाती हैं क्योंकि उसे कोई खुले बदन पर प्यार से हाथ फिरा रहा था और राहा के बदन के साथ खेल रहा था। उसकी पीठ पर अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। राहा की रूह तक कांप उठती है। डर से वो पसीने से भीग गई थी। राहा कांपते हुए बोली, कौन है, कौन है यहाँ? डर से राहा का गला बैठ गया था लेकिन वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इवन राहा को एक हाथ पकड़कर वो पीछे ले आता है और अपने बदन पर जगह जगह टच करने लगता है। राहा की आंखों से अब आंसू आ जाते हैं। वो हिम्मत करके चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? दूर हटो मुझसे। राहा उसका हाथ झटक कर जैसे ही लाइट ऑन करने वाली थी वो आदमी फिर से राहा के बेड पर उसे दबोच लेता है। राहा छटपटाते हुए चिल्लाकर बोली, कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है, हेल्प मी, मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे। आदमी राहा को चिल्लाते हुए देख उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ में दबोच लेता है। राहा अब हिल भी नहीं पा रही थी। वो अपना मुंह इधर उधर करके अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वो आदमी जोर से राहा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने मस्कुलर एब्स पर रखकर महसूस करने लगता है। राहा अपने हाथों की मुट्ठी बनाती है और अपना सारा ताकत लगाकर उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो आदमी उस को हिला भी नहीं पाती। वो टस से मस नहीं होता। राहा खुद को लाचार अब महसूस करने लगी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना, दूर हटो मुझसे। मेरे पति को पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। आई सेड लीव मी। वो आदमी राहा के गाल पर अपने होठ रख कर रगड़ने लगता है और प्यार से उसे शक करने लगता है। राहा की आंखों से अब आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। वो जोर से आंखें मीच रखी थी। राहा रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, मैं किसी और की अमानत हूँ। उस आदमी
जो राहा को पकड़ रखा था। ये सुनकर उसके हाथ ढीले हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर राहा अपना सारा ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का दे देती है, जिससे वो बेड की दूसरी तरफ जा गिरता है। राहा रोते हुए बेड से खड़ी हो जाती है और खुद को अपनी साड़ी से ढक कर लैंप लाइट ढूंढने लगती है। राहा सुबकते हुए अपना हाथ इधर उधर करके लाइट ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अपने मन में कह रही थी, हे दुर्गा माँ, ये हम कहाँ फंस गए। राहा को अब लाइट की स्विच भी नहीं मिल रही थी और वो झट से लाइट ऑन करती है तो देखती है कि राहा रूम के चारों तरफ देखती है, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। राहा फिर खुद को देखती है, जो सिर्फ साड़ी में लिपटी हुई थी। राहा फफक कर रोते हुए वहाँ से दौड़ते हुए नीचे चली जाती है और नीचे वो दौड़ते हुए हॉल में आती है। इस वक्त यतीश हॉल में पड़े सोफे पर पसर कर सो रहा था। उसके हाथ के बाजू फोड़ थे, शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स खुले हुए थे और माथे पर बाल बिखरे हुए थे। राहा यतीश को निहार कर रोते हुए एक सुकून की सांस लेती है और जल्दी से उसके पास जाकर झट से उसके ऊपर चढ़ जाती है। राहा छोटे बच्चे की तरह यतीश से लिपट जाती है और उसके सीने में मुंह घुसाकर कांपने लगती है और रोने लगती है और एक हाथ से यतीश की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकले और यतीश के शर्ट पर गिर रहे थे। राहा के होंठ अब कांप रहे थे, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहे थे। वो यतीश के कॉलर को हिलाते हुए बोली, सुनिए, उठिए ना। यतीश झट से आंखें खोलता है तो अपने सामने राहा का रोता हुआ चेहरा पाता है। रो रो कर राहा अपनी आंखें, नाक, गाल सब लाल कर चुकी थी और वो अब सुबक भी रही थी। यतीश सर्द नज़रों से राहा को देखकर उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और उसके गाल पर एक हाथ रखकर सहलाने लगता है। यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, इज एवरीथिंग ऑल राइट। राहा फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी बॉडी अब कांप रही थी, जिसे यतीश भी अपने बदन पर महसूस कर पा रहा था। राहा हकलाते हुए बोली, रूम में कोई है। राहा इतना बोलकर चुप हो जाती है। आगे बोलने के लिए उसका गला उसका साथ ही नहीं दे रहा था। यतीश राहा को पकड़कर झट से उठकर बैठ जाता है और राहा को अपनी गोदी में बिठा लेता है। राहा यतीश को जोर से होल्ड करके उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेती है। राहा रूंधे गले से बोली, वो ना रूम में कोई है। थोड़ी देर पहले मुझे कोई बहुत गंदे तरीके से छू रहा था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी कर रहा था। जगह जगह मुझे हाथ भी लगा रहा था। ये सब बोलने के लिए राहा को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। यतीश अधिक तरीके से एक टक आगे देखते हुए राहा का सर सहला रहा था। राहा यतीश के चेहरे के नज़दीक जाकर बोली, हम पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। अंधेरे में रूम में कोई आया था, बहुत गंदे तरीके से हमें छूने की कोशिश कर रहा था। राहा की सांसें अब फूलने लगी थी। यतीश राहा के सर को सहलाते हुए उसके होठ पर एक उंगली रखकर कहा, प्रिंसेस रिलैक्स, काम डाउन, मैं यहीं पर था। अगर कोई आया भी होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। राहा नाम में गर्दन हिलाने लगती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, यतीश राहा के बालों में उंगली फंसाकर उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे सॉफ्टली स्मूच करने लगता है। राहा की आंखें अब सुकून से बंद हो गई थी। राहा अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। यतीश राहा के लिप्स को फ्री करके उसके गाल पर अपने होठ रखकर कहा, प्रिंसेस आर यू ओके, अब ठीक लग रहा है ना। साहा सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीश देखता है कि राहा ब्लाउज नहीं पहन रखी है और साड़ी को खुद से कवर करके रखी है। राहा सुबकते हुए बोली, लेकिन थोड़ी देर पहले। राहा इतना ही बोली थी कि यतीश झट से उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाद सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर राहा के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। धीरे धीरे राहा पूरी तरह से शांत हो जाती है। यतीश राहा के कान में धीमी आवाज़ में कहा, प्रिंसेस आई थिंक यू शुड स्लीप नाउ। राहा यतीश को अपने गोद में पकड़ रखी थी और एकटक उसके रोंदू शक्ल को देखते हुए यतीश उसे ऊपर कमरे में ले जाने लगता है। राहा एक छोटी सी बच्ची की तरह यतीश के सीने से लिपटी हुई थी।
यतीश रूम में आकर राहा को बेड पर बिठा देता है और कबर्ड से अपना एक शर्ट निकाल कर राहा को पहना देता है। यतीश राहा के चेहरे को ऊपर करके सॉफ्ट टोन में कहा, प्रिंसेस, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन अ बैड ड्रीम। इतना तुम डर रही हो और सोते वक्त कौन ये साड़ी पहनकर सोता है? तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा होगा और तुमने मुझे खुद ये कपड़े उतार दिया होगा। यतीश फिर बालकनी की तरफ देखकर कहा, बालकनी का डोर भी क्लोज है और नीचे तो मैं सो रहा था। बाहर गार्ड्स खड़े हैं, ऐसे में कोई कैसे अंदर आ सकता है? राहा सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीश राहा को प्यार से बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पर किस करके जैसे ही वो जाने वाला होता है, राहा पीछे से यतीश का हाथ पकड़ लेती है और धीमे से बोली, सुनिए। यतीश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। यतीश पीछे मुड़कर कहा, हाँ। राहा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, आप भी यहीं सो जाइए ना, हमें डर लग रहा है। यतीश इमोशनल लेस चेहरे के साथ कहा, प्रिंसेस, तुझे तो मुझसे भी डर लगता है ना? राहा प्यारी सी आवाज़ में बोली, हम पिलो लगा देंगे ना। राहा उठकर बैठ जाती है और पिलो सेट करने लगती है, लेकिन ये मत समझना कि हमने आपको माफ़ कर दिया। हम ना ही आप पर भरोसा करते हैं और ना ही कभी माफ़ करेंगे। फिर अपने मन में बोले, वैसे भी सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ आज रात की ही तो बात है, हम हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे। वो दोनों बेड के किनारे अलग अलग लेट जाते हैं। राहा एकटक यतीश के मूंदे हुए पलकों को देख रही थी। यतीश एक हाथ से अपने सर के नीचे एक हाथ रखकर सो रहा था। राहा धीमी आवाज़ में बोली, सुनिए। यतीश बिना आंखें खोले कहा, हाँ बोलो बीवी। राधा यतीश का हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रख लेती है और उसके आंखों के कोने बह जाते हैं। राहा रूंधे गले से बोली, काश आपने हमारे साथ चीट न किया होता, काश आप उस शबनम के पास न जाते, काश आप मेरे साथ लॉयल रहते। यतीश झट से राहा को खींचकर अपने ऊपर लेटा देता है और सर्द आवाज़ में कहा, प्रिंसेस, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी आंखें भी मात दे जाती है। खैर, अपने छोटे से दिमाग में ये सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। राहा सिसकते सिसकते यतीश की बाहों में ही सो जाती है, लेकिन यतीश एकटक सीलिंग को ही घूर रहा था और एक हाथ से राहा के गाल को सहला रहा था। अचानक उसके आंखों के सामने एक सीन घूमने लगता है। फ्लैशबैक 16 साल पहले करीब आधी रात को एक सुनसान जगह पर एक औरत एक छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लिए झूला झुला रही थी। वो बच्ची गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी और रो रही थी और वो औरत उसे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा वो और ज़्यादा ही रो रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ बस घना अंधेरा ही छाया हुआ था। उस औरत के से थोड़ी दूर पर एक कार नाजुक हालात में पड़ी हुई थी। उस हेडलाइट, फ्रंट बम्पर, सब कुछ बुरी तरह से टूटे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। और वो औरत फूट फूट कर रोते हुए उस बच्चे को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो औरत उसे अपने गोदी में झुलाते हुए दुलारते हुए बोली, मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी प्रिंसेस, चुप तो हो जा। देख, मैं तेरे लिए बहुत सारे टॉफ़ी लेकर आई हूँ, तेरे लिए मैं खिलौने लाई हूँ। तू मेरी समझदार बच्ची है ना, अब तो चुप हो जाओ ना। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते क्यूटी पाए, लेकिन वो बच्ची फिर भी रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर वो औरतों की भी आंखें नम हो जाती है। उस औरत के पास उसके पल्लू पकड़कर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, करीब वो 10 से 11 साल का होगा। वो औरत रोते हुए बोली, देखिए ना यतीश, ये बच्ची तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, 1 घंटे से लगातार रोए ही जा रही है। अगर ऐसे ही रोती रही तो इस बच्ची की तबीयत ही बिगड़ जाएगी। कैसे भी करके इसे तो हमें चुप कराना ही होगा। यतीश एक प्यारी सी आवाज़ में कहा, मम्मा, मुझे इसे दीजिए,
मैं इसे चुप कराता हूँ, शायद ये मेरे से चुप हो जाए। स्वामिनी जी की आंखें भी भर आती है। वो उस बच्ची को यतीश के गोद में देती है। यतीश उस बच्ची को अपने गोद में लिए एकटक अपनी नशीली आंखों से उसके चेहरे को निहारने लगता है। 1 साल की गोल मटोल सी बच्ची, चड्डी जैसे चिक्स, एक छोटी सी नाक और उस आँखों में आंसू और बड़ी बड़ी आँखें और उन आँखों में भी आंसू। रोने से वो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, सफ़ेद तो इतनी कि दूध का रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए। पिंक कलर की बेबी प्रिंसेस फ्रॉक में वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। यतीश उस बच्ची को थोड़ा सा हिला डुला कर प्यारी प्यारी बातें कर रहा था उसके साथ। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार में वो उसे चुप करवा ही लेता है। यतीश एकटक उस बच्ची को देखते हुए कहा, मम्मा इसकी आंखें तो देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी हैं। वो बच्ची अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर यतीश को ही निहार रही थी। यतीश उसका गाल देखते हुए कहा, इसके गाल भी कितने मोटे मोटे हैं और कितनी छोटी सी नाक है। यतीश मुस्कुराते हुए उसके गाल और नाक को अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खींच लेता है। फिर उसके छोटे छोटे नाजुक उंगलियों को देखते हुए कहा, मम्मा इसकी उंगलियां इतने छोटे छोटे क्यों हैं। वो बच्ची अपनी एक उंगली को मुंह में लगाकर बार बार चूस रही थी और यतीश के गोद में अपना हाथ पैर पटकते हुए खेल रही थी। स्वामिनी जी प्यार से यतीश के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, यतीश ये अभी बच्ची है तो इसकी उंगलियां भी छोटे छोटे ही होंगे ना। यतीश फिर से बोला, मम्मा इसका नाम क्या है। स्वामिनी जी भर्राए गले से बोली, बच्चा मुझे नहीं पता। यतीश एक छोटी स्माइल करके कहता है और एकटक उस मासूम से चेहरे को निहारते हुए कहा, मम्मा ये एंजल की तरह दिख रही है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है ये। आज से मैं इसे प्रिंसेस ही कहकर बुलाऊंगा। यतीश उस बच्चे के माथे पर एक छोटी सी किस्सी कर देता है, जिसे वो बच्ची बिना दांत वाले मुंह से खिलखिलाकर हंसने लगती है और अपना पैर पटकते हुए फिर खेलने लगती है। यतीश एक छोटी सी मुस्कान लिए कहा, मेरी प्रिंसेस। फिर उसके छोटे छोटे नाजुक उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, प्रिंसेस तुम मुझसे कभी दूर मत जाना और ना ही मैं तुम्हें कभी दूर जाने दूंगा। तू ही मेरी प्रिंसेस है ना, हमेशा मेरे साथ रहोगी ना मेरे पास। तुम मेरी छोटी सी प्रिंसेस बनकर रहना। स्वामिनी जी पंजों के बल बैठकर यतीश के सर को सहलाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है यतीश, आप इसे हमेशा के लिए अपने पास कैसे रख सकते हैं। ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, फिर इसकी शादी हो जाएगी, फिर ये अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाएगी। यतीश घूरकर स्वामिनी जी को देखता है और उस बच्चे को अपने सीने से छुपाकर कहा, ये मेरी प्रिंसेस को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मेरी प्रिंसेस है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी और मेरे पास रहेगी। स्वामिनी जी यतीश को समझाते हुए बोली, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तब आप इस बच्ची को अपने पास कैसे रख सकती हैं। यतीश थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं बड़ा होकर मैं मेरी प्रिंसेस से ही शादी कर लूँगा, उसे हमेशा अपने पास ही रखूँगा, कहीं नहीं जाने दूँगा मैं उसे। स्वामिनी जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं यतीश की बात सुनकर। वो झट से यतीश को अपने सीने से लगाकर फफक कर रो पड़ती है। स्वामिनी जी रोंदे गले से बोली, यतीश ये बच्ची अब हमारी अमानत है। वादा करो मुझसे कि आप इस बच्ची का हमेशा ही ख्याल रखोगे, चाहे हालात कैसी भी हो। आप बड़े होकर इससे ही शादी करोगे, हमेशा इसे अपने पास रखोगे। यतीश प्यारी सी आवाज़ में कहा, मैं वादा करता हूँ मम्मा, मेरी प्रिंसेस सिर्फ मेरी है, मैं इसे खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। स्वामी जी रोते हुए बोली, अनजाने में आज जो गुनाह मुझसे हुई है उसके लिए शायद भगवान भी मुझे कभी माफ़ न करे, लेकिन ये करके मैं अपना गिल्ट तो कम कर ही सकती हूँ। यतीश उस मासूम से चेहरे को एकटक निहार रहा था और वो बच्ची थक कर अब सो चुकी थी और जोर से यतीश की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर कर रखी थी। इतनी धीरे से उसके नन्हे नन्हे उंगलियों से अपना शर्ट छुड़ा देता है, लेकिन वो बच्ची फिर से उसके शर्ट को मुट्ठी में भरकर मुस्कुरा देती है, जैसे यतीश को वो चिढ़ा रही हो। यतीश टेढ़ा
मुस्कुराते हुए कहा, सिली प्रिंसेस। ये सुनकर वो बच्ची के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। फ्लैशबैक एंड। यतीश देखता है कि राहा इस वक्त यतीश के शर्ट को मुट्ठी में भरकर सो रही है। यतीश राहा का हाथ छुड़ा देता है, लेकिन राहा फिर से उसके शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। यतीश राहा के बाल पर किस करके कहा, श्री प्रिंसेस। नींद में ही राहा मुस्कुरा देती है। यतीश राहा के सर को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, प्रिंसेस, आई विल नॉट लेट यू टू एनीवे। तुझे हक नहीं है मुझसे दूर जाने की। यतीश एक गहरी सांस लेकर वो भी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह यतीश गुस्से से राहा के बाजू पकड़कर उसे पीछे धक्का देते हुए दीवार से लगा देता है। राहा डर से कांप उठती है और खुद में सिमटने लगती है। यतीश राहा के दोनों तरफ जोर से हाथ मारते हुए उसके चेहरे के नज़दीक झुकने लगता है। राहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यतीश दांत पीसते हुए राहा के कान में कहा, प्रिंसेस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? सुबह से ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। राहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? आज आपकी शादी है ना, उस शबनम के साथ। हमारी शादी तो इनलीगल है। यतीश राहा के होठ पर उंगली रखकर कहा, शट अप। राहा यतीश के चेहरे को पीछे धक्का देकर एक पिलो उठाकर उसे मारती है और रोते हुए बोली, जाइए ना, जाइए यहाँ से। आपकी शबनम आपका वेट कर रही होगी। आफ्टर ऑल आज आपकी शादी है। राहा 3-4 पिलो और उठाकर यतीश की तरफ मारती है और थोड़े गुस्से में बोली, जाकर शादी कीजिए, सुहागरात मनाइए, मेक किड्स एंड बेबीज़। रायज़ादा खानदान को वारिस दीजिए, लेकिन हमारे करीब मत आइए। आपने कल ये हक खो दिया है। यतीश टेढ़ा मुस्कुराकर फिर से राहा को दीवार से लगा कर देता है और उसके दोनों हाथ को दीवार पर ब्लॉक कर देता है। यतीश राहा के होठ पर उंगली फिराते हुए कहा, जेलस, इनसिक्योरिटी। राहा जोर से यतीश की उंगली पर काट लेती है, लेकिन यतीश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राहा घूर कर यतीश को देखते हुए बोली, भला हम क्यों जेलस होने लगे? यह आपकी ज़िंदगी है। अब जिसके करीब जाए भाड़ में जाए, जो करे आई डोंट केयर। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ जाता है। राहा रूंधे गले से बोली, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आप तो बिजनेस टाइकून है ना। सारी दुनिया के आपके काम से शहनाइयाँ गूंजती है। अब तो रग रग में बिजनेस है। जैसे प्रॉपर्टी के लिए आपने मुझे छोड़ दिया। यतीश टेढ़ा मुस्कुराकर राहा के गाल पर अपने होठ रगड़ने लगता है, जिससे राहा की आंखें बंद हो जाती है। यतीश राहा के गाल पर होठ रगड़ते हुए सेलेक्टिव टोन में कहा, प्रिंसेस, आर यू एब्सोल्युटली राइट? मुझे मेरी प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है एंड यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी। ये सुनकर राहा की आंखें तो अब हैरानी से बड़ी हो जाती है। राहा नज़रें फेर कर आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि यतीश इंटेंशनली नज़रों से उसकी चब्बी से चिक्स को शक कर रहा था। यतीश के शक करने की वजह से राहा के नाजुक से गाल अब लाल हो चुके थे। राहा जोर से आंखें बंद करके यतीश के होठों पर हाथ रखकर कहा, ये मेरे गाल है, गोलगप्पे नहीं जो आप इस तरह इसे खा रहे हैं। यतीश राहा के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए कहा, मुझे तो गोलगप्पे की टेस्ट आ रही है तुम्हारे गालों से। इवन उस गोलगप्पे से ज़्यादा टेस्टी है ये गोलगप्पा। राहा के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को यतीश उसके कान के पीछे करते हुए सेलेक्टिव टोन में कहा, और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो मैं तुम्हारे साथ ही पैदा करूँगा। रायज़ादा खानदान को वारिस तो तुझसे ही मिलेगा। यतीश राहा के पैरों को भी अपने पैरों से जकड़ लेता है और हाथ तो पहले ही उसने जकड़ रखा था। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए राहा की आंखों में देखकर आई विंक करता है और राहा के सूट को ऊपर करते हुए उसकी थाई तक ले आता है और उसके थाई पर एक उंगली रखकर सेंसुअली वो फिराने लगता है। राहा की तो जैसे सांसें ही अटक जाती है। यतीश की फिंगर को अपने थाई पर महसूस करके वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर यतीश को पीछे धक्का दे देती है।
और अपने सूट को थाई से नीचे करके खुद को ढक लेती है। यतीश सीधा सोफे पर गिरता है और अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यतीश एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए कहा, प्रिंसेस अब क्या हुआ? तुझे मेरे बच्चों की माँ नहीं बनना? कल रात तो बहुत लंबे लंबे स्पेस देकर मेरे कान से खून निकाल दिया। ये सुनकर राहा झेप जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यतीश उसका मजाक उड़ा रहा हो। राहा इस वक्त एक सूट पहन रखी थी जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था। राहा उसे खींच खींच कर नीचे करने की कोशिश करने लगी। राहा सर झुकाकर घूर कर यतीश को देखती है और बुदबुदाते हुए बड़ी शेमलेस। राहा गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है तो यतीश झट से उसे खींचकर अपने लैप पे बिठा लेता है। यतीश अपने एक हाथ से राहा के बालों की लटों के साथ खेलते हुए सर्द आवाज़ में कहा, प्रिंसेस मुझे अभी जाना होगा, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, उसे निपटने के बाद मैं तुझे लेने आऊँगा। राहा के मन में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। राहा बुदबुदाते हुए बोली, जाइए जाइए, जब वापस आएंगे तब ना रसोई में बिल्ली होगी और ना ही दूध। यतीश को नज़रों से राहा के चमकते हुए चेहरे को देखकर अपने दूसरे हाथ से राहा के गले को पकड़ लेता है और सर्द आवाज़ में कहा, और तब तक तुमने अगर इस फार्म हाउस के बाहर कदम भी रखा तो। यतीश अपनी बात अधूरी छोड़कर राहा के गले पर अपनी पकड़ कर देता है। राहा टिमटिमाती आंखों से यतीश को देखते हुए बेफिक्री से कहा, तो क्या अब मेरी जान लोगे? ठीक है, ले लीजिए। यतीश राहा के गले पर थोड़ा और दबाव बनाता है जिसे राहा छटपटाते हुए यतीश के सीने पर मारने लगती है। यतीश झट से राहा के गले को छोड़कर उसके माथे पर किस करके कहा, हाँ मैं मार ही डालूंगा तुम्हें। यतीश राहा को सोफे पर पटकता है और लंबे लंबे कदमों से वहाँ से चला जाता है। राहा हैरानी से पीछे से बोली, क्या कहा? ये सब क्या था? यतीश बिना पीछे मुड़े सर्द आवाज़ में कहा, पागलपन, और ये बोलकर वो वहाँ से सीधे चला जाता है। इधर रायजादा पैलेस में तिहू एक फुल रेंज सूट पहनकर सुबह सुबह सज संवर कर नीचे हॉल में आ रही थी। आंखों में काजल, बालों में क्लचर, माथे पर एक बिंदी लगाई थी, जैसे जानबूझकर ऐसे ट्रेडिशनल आउटफिट में वो रेडी हुई हो। तिहू अपने दुपट्टे को लहराते हुए गाना गुनगुना रही थी, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तिहू जाकर आई लव यू बोलकर सीधा आदित्य से टकरा जाती है। आदित्य अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए जो नीचे आ रहा था वो बिना तिहू की तरफ देखे कहा, आई लव यू टू बिल्ली, आज अपने भाई पर तो तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। तिहू आदित्य को घूरते हुए बोली, छी 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 बिलोटा, तुझे आई लव यू बोलने से पहले मैं जहर ना खा लूँ। आदित्य गुस्से से तिहू को घूरकर कहा, तो फिर ये आई लव यू किसके लिए था? आदित्य फिर कुछ सोचकर आंखें बड़ी करके कहा, बिल्ली, कहीं तूने रायजादा खानदान के लिए दामाद तो नहीं ढूंढ लिया ना? तिहू नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। आदित्य अजीब तरह से तिहू को देखते हुए कहा, क्या बात है बहाना? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? क्या गुल खिला रही हो सबको? इधर तिहू जब हॉल में पहुंची तो स्वामिनी जी हैरानी से बोली, अभी 10 बज गया है क्या? मेरी लाडो रानी, 10 बजे से पहले तो तू कभी उठती नहीं, आज ऐसा क्या खास है? तिहू मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम, वो मैंने अपना रूटीन चेंज किया है, अब से मैं सुबह सुबह ही उठूँगी। वो थोड़ी देर बाद इधर कुकी का अपार्टमेंट, कुकी का आज इंटरव्यू था, इसीलिए वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है और रूम को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। कुकी नीचे पहुंचकर टैक्सी आने का वेट कर रही थी कि एक कार उसके सामने आकर रुकती है। कार के ड्राइविंग सीट पर माहिर बैठा हुआ था। माहिर कार से निकलकर बाहर आता है और कुकी के सामने खड़ा हो जाता है। कुकी सर नीचे करके अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। माहिर एक गहरी सांस लेकर कहा, कुकी, आई एम सॉरी,
कल रात मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। आई नो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि माहिर का एक हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है माहिर। वैसे भी अब आहान सर न मेरे बॉस हैं और ना ही मैं उनकी सेक्रेटरी। अब शायद ही कभी हम दोनों की मुलाकात होगी, इसीलिए कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम। माहिर वार्निंग देने वाले टोन में कहा, कुकी इट्स अ वार्निंग, जो भी मैटर है उसे शॉर्ट आउट करो एंड स्टे अवे फ्रॉम आहान, वो बहुत ख़तरनाक है। कुकी सर झुकाकर बस हाँ में गर्दन हिला देती है। माहिर मुस्कुराते हुए कुकी को देखने लगता है। कुकी इस वक्त एक ब्लैक जीन्स और ग्रीन कलर की कुर्ती पहने हुई थी। उसकी कुर्ती में पेट से लेकर नीचे तक एक लंबा सा कट लगा था, जिससे कुकी के पेट थोड़े थोड़े बाहर झांक रहे थे। उसने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, हाथ में हैंडबैग और पैरों में हिल्स। माहिर मुस्कुरा देता है उसे देखकर और कहा, तो चले। कुकी हाँ में गर्दन हिला देती है। थोड़ी देर बाद माहिर की कार आकर मित्तल कंपनी के सामने रुकती है। माहिर और कुकी दोनों कार से निकलकर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। माहिर रिसेप्शनिस्ट से पूछकर कुकी को लॉबी में ले आता है। माहिर कुकी को देखते हुए कहा, रिलैक्स कुकी, आज मिस्टर मित्तल तुम्हारे इंटरव्यू नहीं लेने वाले, उनका मैनेजर ही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। माहिर देखता है कि कुकी थोड़ा नर्वस फील कर रही है। माहिर कुकी को कंफर्ट करने के लिए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, आर यू फीलिंग नर्वस? कुकी अपने बैग पर जोर से अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बस थोड़ा थोड़ा। माहिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी मेरी चांदनी, एवरीथिंग विल बी फाइन, बेस्ट ऑफ लक। कुकी माहिर को देखकर अब थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वहाँ से जाकर एक केबिन के सामने खड़ी होकर परमिशन लेती है और अंदर चली जाती है। तकरीबन 20 मिनट के बाद माहिर लंबी लंबी चक्करें काट रहा था। टेंशन से वह बार बार अपने बाल पर हाथ फेर रहा था और अपनी वॉच को देख रहा था और उसकी नज़र केबिन के डोर पर गड़ी हुई थी। तभी कुकी केबिन से बाहर आती है और खुशी से उछलते हुए माहिर के पास दौड़ने लगती है। कुकी को इतना खुश देखकर माहिर समझ जाता है कि कुकी को जॉब मिल गई है। माहिर खुशी से अपनी बाहें फैला लेता है ताकि कुकी आकर उसके गले से लग जाए, लेकिन ये क्या, कुकी तो उछलते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। माहिर मुंह बनाकर अपने हाथ को सीधा कर देता है। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच माहिर, आपकी वजह से मुझे इतनी जल्दी एक नई जॉब भी मिल गई। फिर एक पेपर आगे करते हुए बोली, ये देखिए मेरी ज्वाइनिंग लेटर और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। ओह दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कुकी। माहिर भी खुशी से खुश होते हुए कहा। कुकी थोड़ा धीमी आवाज़ में बोली, माहिर मैनेजर एक बात और बता रहा था, इस कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया है और वो भी स्टाफ के साथ। आज इस कंपनी का नया बॉस आने वाला है। तभी माहिर और कुकी के कान में उधर से गुजर रहे दो लड़कियों की बात सुनाई देती है। वो दोनों लड़कियां आपस में बात करते हुए उधर से गुजर रही थी। तुझे पता है, कल रातों रात किसी ने इस बड़े कंपनी को खरीद लिया है। शुक्र तो यही है कि स्टाफ के साथ कंपनी ने टेक ओवर किया है, वरना आज इस ऑफिस में हम सबका आखिरी दिन होता। माहिर हैरानी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। माहिर बुदबुदाते हुए कहा, स्ट्रेंज, रातों रात कंपनी टेक ओवर। फिर कुकी के तरफ देखते हुए कहा, लेट्स सी हमारा नया बॉस कौन है और इस कंपनी का नया ओनर। थोड़ी देर बाद ऑफिस के सारे स्टाफ ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस के एंट्रेंस के सामने खड़े थे। सबके हाथ में गुलदस्ता था, शायद वो लोग अपने नए बॉस को वेलकम करने के लिए वहाँ खड़े थे। सबके चेहरे पर बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। सबके जहन में एक ही क्वेश्चन था कि उनका नया बॉस कौन है। कुकी भी वहीं सबके साथ खड़ी टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। ना वो इस ऑफिस में किसी को जानती थी और ना ही उसे यहाँ कोई जानता था। इधर रायजादा पैलेस इस वक्त हॉल में सोफे पर सब बैठे हुए थे। दादाजी और दादी जी एक साथ बैठे थे।
उनके पीछे तीहू खड़ी थी। उनके सामने मिस्टर रायजादा वीरेंद्र जी बैठे थे। उनके साइड में मिस्टर माथुर सर झुकाकर खड़े थे। स्वामी जी दूर खड़े नम आंखों थे। ये सब होते हुए देख रही थी। तभी वीरेंद्र सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, पिताजी नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा मतलब है आपकी दिमागी हालत भी ठीक होगी। दादाजी गुस्से से नज़र फेर कर बोले, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? तुझे क्या लगा मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? वीरेंद्र फिर स्माइल करते हुए कहा, यह तो थोड़ी देर बाद में पता चल ही जाएगा ना पिताजी। खैर आपका वो लाडला पोता कहाँ है इस खानदान को जो वारिस देने वाला है? इतना कहकर वीरेंद्र फिर से हंसने लगते हैं और यतीश को कुछ काम था इसीलिए वो बाहर गए हुए। दादी जी नजरें फेर कर बोले, वीरेंद्र डेविड स्माइल करते हुए कहा, ओहो बाहर गया हुआ है या दुम हिलाकर यहाँ से भाग गया है? दादाजी दांत पीसते हुए बोले, कुत्ता शेर के सामने आए या शेर कुत्ता के सामने, दोनों ही हालत में मरना कुत्ते को ही पड़ता है और मेरा यतीश भागने वालों में से नहीं है। वो तो दौड़ा दौड़ा कर अपने शिकार को मारने वालों में से है। वीरेंद्र ठहाका मारकर हंसते हुए जोर से क्लैपिंग करते हुए कहा, अद्भुत माताजी, अद्भुत, अविस्मरणीय। देखते हैं कब तक आपका शेर दहाड़ते हुए यहाँ आता है। तभी एक कार आकर पैलेस के सामने रुकती है और कार से यतीश निकलकर रौब से चलते हुए अंदर आता है। उसे देखकर सामने खड़े सारे गार्ड्स के सर नीचे हो जाते हैं। यतीश किसी राजा की तरह चलते हुए अंदर आता है और काउच पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर शान से बैठ जाता है। उसे देखकर तो एक पल के लिए दादाजी और वीरेंद्र की भी सांसें थम सी जाती है। यतीश वीरेंद्र की तरफ देखकर अच्छा मुस्कुराते हुए कहा, मेरे एक्सपेक्टेशन कभी गलत नहीं होता। मुझे मेरे दिल से याद करे और मैं वहाँ ना आऊँ, इट्स नॉट फेयर। वीरेंद्र अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, सो मिस्टर यतीश सिंह रायजादा, क्या आपकी शादी हो गई? वरना तो थोड़े ही देर में वसीयत के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, रातों रात वसीयत बदल चुका है मिस्टर रायजादा, शायद आपको नहीं पता। वीरेंद्र हैरानी से यतीश को देखते हुए कहा, व्हाट? एक रात में वसीयत कैसे बदल सकता है? यतीश सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाता है और उसके लंबे लंबे कश लेते हुए कहा, एक रात में तो कुछ भी हो सकता है। आपका एक्सीडेंट, आपकी बीवी की मॉडल लाइफ डिस्ट्रॉय, वो फॉरेनर, क्या है आपकी बेटी का नाम, खैर याद नहीं है मुझे, उसका किडनैपिंग भी हो सकता है। वीरेंद्र गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वीरेंद्र फिर ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी धमकी से तो मैं डर ही गया। फिर मिस्टर माथुर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर माथुर जरा वो पेपर इन्हें दिखा दीजिए। यतीश पेपर लेकर जैसे ही देखने लगता है गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। दादाजी घबराते हुए बोले, यतीश क्या है इस पेपर में? वीरेंद्र डेविड स्माइल करते हुए कहा, पिताजी मैं बताता हूँ आखिर इस पेपर में है क्या। ये पेपर आपके मेंटल हेल्थ के मेडिकल रिपोर्ट है जो मैंने कोर्ट में सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बार बार आपको दोहरा पड़ता है। फिर यतीश की तरफ देखकर कहा, और आपके लोड़े पोते को इतना तो पता होगा कि जिस इंसान की मेंटली स्टेबल नहीं है उसका वसीयत भी नहीं बदला जा सकता। दादाजी गुस्से से मुट्ठी भींच कर बोले, लानत है तुम्हें, मुझे अपना बेटा कहते हुए अपने बाप को तूने कोर्ट में पागल साबित कर दिया। वीरेंद्र एविल स्माइल करते हुए फिर से कहा, पिताजी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इवन आपके पोते के लिए मेरे पास एक और ऑफ़र है जो आपकी प्रॉपर्टी, ऑफिस और ये प्लेस सभी को वो बचा सकता है। फिर यतीश की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी वक्त है, शबनम से शादी कर लो। इधर मित्तल कंपनी के सामने एक के बाद एक 3 से 4 लग्जरियस कार सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर ऑफिस के अंदर स्टाफ के बीच तहलका मचने लगता है। कार से बेहद डैशिंग पर्सनैलिटी वाला लड़का निकलता है और रौब से ऑफिस के अंदर आने लगता है।
उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी अपने हाथ में गन लिए खड़े थे। कुकी की नज़र जैसे ही उस लड़की के पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका पैर जैसे फ्रीज ही हो जाता है। कुकी हैरानी से आगे की तरफ देखते हुए बोली, आहान सर। सामने आहान खड़ा था। उसने एक डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। हाथ में सिल्वर वॉच जो चमचमा रही थी। वो कोल्ड नज़र से सामने की तरफ देख रहा था। तभी मैनेजर अपने हाथ में मल्टी फ्लावर्स बुके जल्दी से आहान के पास लाता है और सर झुकाकर बुके देते हुए कहा, वेलकम सर। कुकी हकलाकर बुदबुदाते हुए बोली, मतलब आहान सर इस कंपनी के नए बॉस हैं। तभी वो मैनेजर आहान को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई डिडंट लाइक टू शेक अ मोमेंट टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू बॉस मिस्टर आहान सिंह रायजादा। लेट्स वेलकम हिम टू वर्क टुगेदर टू अचीव आवर गोल्स। सारे स्टाफ मुस्कुराते हुए क्लैपिंग करने लगते हैं, लेकिन कुकी को मानो ये सब सपना सा लग रहा हो। आहान खोल नज़र से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही कुकी के हैरान चेहरे पर जाती है, वो तिरछा मुस्कुरा देता है। मैनेजर एक्सपर्ट के साथ कहा, प्लीज़ सर चलिए ना, आपको आपका केबिन दिखा देते हैं। आहान मैनेजर के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर लड़कियाँ गॉसिप करने में बिजी हो जाती हैं। ओ माय गॉड, अनसोल अंपायर के मालिक द आहान सिंह रायजादा ने मित्तल ग्रुप को इस छोटी सी ब्रांच को टेक ओवर किया है। उसके लिए आहान को अपने सामने देखना किसी सपने से कम नहीं था। इधर कुकी एक पानी का बोतल उठाकर एक सांस में पी जाती है। थोड़ी देर बाद कुकी माहिर के पास जाती है। माहिर गुट्टे से मुट्ठी भेजकर अपने आंखों में अंगार लिए खड़ा था। कुकी सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, माहिर मैं अब घर जाना चाहती हूँ। माहिर कुकी को देखकर दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने आहान को बताया था कि तुम इस कंपनी में जॉब करने वाली हो? कुकी जल्दी ना में सर हिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर रेस्पेक्ट के साथ कहा, मिस कुकी कम टू माय केबिन। मुझे आपके जॉब के रिलेटेड एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। कुकी एक नज़र माहिर के चेहरे को देखती है और मैनेजर के पीछे पीछे चली जाती है। मैनेजर का केबिन। मैनेजर कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुकी उनके सामने खड़ी थी। मैनेजर थोड़ा गंभीर आवाज़ में बोले, मिस कुकी आप इस ऑफिस में बॉस की पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन पर काम करोगे और ये बॉस का ऑर्डर है। उन्होंने बताया है कि आप अनसोल अंपायर कंपनी में उनकी सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो आप यहाँ बॉस के असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी। कुकी हैरानी से मैनेजर को देखने लगती है। आज उसे शौक के बाद शौक ही मिल रहे थे। कुकी थोड़ा गुस्से में बोली, सर मैं यहाँ असिस्टेंट की पोजीशन पर काम नहीं करूँगी। मैनेजर शांत आवाज़ में कहा, तो बेझिझक आप रिज़ाइन कर सकती है। कुकी गुस्से से बोली, तो फिर ठीक है सर, 10 मिनट में आपको मेरे रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। मैनेजर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं बॉस को देना होगा। कुकी हिचकिचाते हुए बोली, फाइन, और ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ माहिर आहान के केबिन के सामने खड़ा था। वो बिना डोर नॉक किए ही केबिन के अंदर घुस गया। आहान इस वक्त हेड चेयर पर शान से बैठा था और अपना सर हेडरेस्ट से टिका कर रखा था। तभी माहिर क्लैपिंग करते हुए कहा, वेलकम सर। तो आप हैं हमारे कंपनी के नए बॉस। आहान अपनी एक आईब्रो ऊपर करके माहिर को देखने लगता है। माहिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, अंसुल अंपायर जो एशिया का एक टॉप बिजनेस कंपनी में से एक है, उसका मालिक आहान द महान ने आज मित्तल ग्रुप की एक छोटी सी ब्रांच को टेक ओवर किया है। बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। आहान तिरछा स्माइल करते हुए कहा, अपनी कुर्सी से उठकर आहान के सामने जाकर माहिर खड़ा हो जाता है। आहान एक आईब्रो उठाकर कहा, मेरी बात हजम करने के लिए हाई लेवल का डाइजेशन पावर होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये कंपनी अब मेरी है, तो मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम यहाँ के सिर्फ एक एम्प्लॉय। मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें इस कंपनी से धक्का मारकर भी निकलवा सकता हूँ। आहान माहिर की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, नेक्स्ट टाइम बिना नॉक किए आने की हिम्मत मत करना मेरी केबिन में। नाउ गेट लॉस, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। माहिर गुस्से से आहान को देखते हुए पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। माहिर केबिन से बाहर आता है तो देखता है कि कुकी बाहर खड़ी थी।
माहिर जलती आंखों से एक नज़र कुकी को देखकर वहां से चला जाता है। कुकी डरते हुए केबिन का डोर नॉक करती है। केबिन के अंदर से एक कड़क आवाज़ आती है, कम इन। कुकी अंदर जाकर देखती है कि आहान हेड चेयर पर बैठा था। उसका दिल उसे देखकर जोरों से धड़कने लगता है। कुकी पलकें झुका लेती है, जिसे देखकर आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कुकी रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखकर कहा, सर मैं इस जॉब से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। आहान लेटर पढ़ते हुए काम टोन में कहा, ओके, लेकिन तुम इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना? कुकी हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ। तो आहान भौवें उचकाते हुए कहा, तो 6 लाख पेनल्टी भरो, उसके बाद तुम रिजाइन कर सकती हो। आहान कुकी के सामने खड़ा होकर उसके कमर पर हाथ रखता है और खींचकर कुकी को खुद से चिपका लेता है। आहान बेहद सेडेक्टिव टोन में कुकी के कान में कहा, या फिर मेरे साथ 6 रहते, मेरे बिस्तर पर तुम और मैं एक साथ। कुकी आहान के हाथ से अपने कमर को छुड़ाते हुए बोली, ना मैं जॉब छोड़ूंगी, ना आपको खुद के करीब आने दूंगी। आहान एविल स्माइल करते हुए कुकी के कान को चूम लेता है। आहान कुकी के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, एज यू विश। आहान कुकी को झट से छोड़ देता है, जिससे कुकी लड़खड़ा जाती है। आहान कुकी को देखते हुए कहा, तो आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, राइट? कुकी सर झुका लेती है। आहान बोला, तो सो बेबी रेडी फास्ट। आज टीसी होटल में क्लाइंट के साथ एक लंच मीटिंग है और हम दोनों को वो मीटिंग अटेंड करना है। कुकी जैसे ये बात सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुकी हैरानी से आहान की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, कौन से होटल? आईटीसी होटल। आहान इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा। कुकी के होठ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। कुकी रूंधे गले से बोली, सर मैं वहाँ नहीं जा सकती। आहान तिरछा मुस्कुराते हुए झट से कुकी को दीवार पर लगा देता है और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर कुकी को ब्लॉक कर देता है। आहान कुकी के होठों को खिलाफ जाकर कहा, ओह, तो हमारी वेडिंग नाइट को अब तक तुम भूल भी नहीं पाई हो। आखिर हमने आईटीसी होटल में ही तो सुहागरात मनाई थी। पहली बार हम दोनों ने हद जो पार किया था उस होटल में। उस रात पहली बार मैंने तुम्हें अपने बेहद करीब महसूस जो किया था। कुकी की आंखें उसकी बात सुनकर छलक आती है। उसने आहान से नज़रें फेर कर कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। आहान कुकी के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती अपने तरफ करके तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तो आज सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। कुकी रूंधे गले से बोली, सर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। आहान कुकी के गाल पर अपने होठ रखता है और अपना होठ उसके गाल पर रगड़ते हुए कहा, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट। तुम्हारे मेरे हर ऑर्डर्स को फॉलो करने ही होंगे। कुकी सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। कुकी आहान को छोड़ते हुए कहा, बी रेडी, 15 मिनट हमें निकलना है। कुकी केबिन से बाहर आई थी तो कोई उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। कुकी चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल इज़ दिस चेरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे खींच कर ले जाने की? चेरी गुस्से से कुकी को वॉशरूम के सामने ले जाती है और झट से उसे छोड़ देती है। कुकी गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेरी गुस्से से मुट्ठी भींचकर दांत पीसते हुए कहा, ये जानने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या नहीं। ऑफकोर्स मैं यहाँ मेरे आहान से मिलने आई हूँ। कुकी सरकास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोली, तो जाकर मिलिए अपने आहान से। मुझसे क्यों मिल रही हो? कहीं मुझसे व्यार तो नहीं हो गया है तुम्हें? चेरी गुस्से से कुकी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की। फिर एक गहरी सांस लेकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, मैं और आहान एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? कुकी थोड़ा गुस्से से बोली, आर यू मैड? मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही हूँ, रियली। तुम दोनों के बीच ना आऊँ इसीलिए तो मैंने ये जॉब छोड़ दिया। चेरी बैंक से भरे मुस्कुराहट के साथ बोली, तो फिर क्यों मुझसे मेरे आहान को छीनने की कोशिश कर रही हो? फिर कुकी के करीब जाकर बोली, जो मैं कभी होने नहीं दूँगी। आहान सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही हैं।
तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और आपको स्टोरी इसी तरह की चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।